हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे अपने चैप्टर के। अभी आज के सेशन में बात करेंगे एक्सरसाइज की, यानी कि जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनसे पहले, यानी कि अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चैप्टर का क्विक रिवीजन ले लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हमने पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास हैं वो क्या है, सारी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें द्रव्यमान है और आयतन। समझ रहे हैं? जिस भी चीज में आपका द्रव्यमान है, जिसमें आयतन है, यानी कि जो स्थान घेर रहा है, वो सभी वस्तुएं आपकी किस में आएंगी? पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। क्लियर? इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाओं की बात हमने की थी। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? आपने यहाँ पर 5 अवस्थाएं कहा, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा प्लाज्मा की बात करते हैं, बोस आइंस्टीन की बात करते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इसमें 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं जिनको लेकर हम चलते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, क्या क्या था आपका? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की बात हम लोग करते हैं। तीनों अवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझा था। सॉलिड यानी ठोस क्या है? आकार आयतन निश्चित है, अणु जो है वो बहुत पास पास है, यानी अंतरा आणविक स्थान जो हो जाएगा वो बहुत कम होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, संपीडिता नगण्य होगी। साथ ही साथ आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो आपका सॉलिड होगा वो दृढ़ होते हैं, जैसे कि आपके आसपास आपकी टेबल है, चेयर है, सारी ठोस है। ठीक है, द्रव अवस्था की बात की तो जैसे हम पानी को देखते हैं। ठीक है, तो पानी क्या है? जल का द्रव वाला रूप है। समझ रहे हैं? द्रव में क्या हो गया? आकार अनिश्चित हो गया, जिस भी बर्तन में डाल रहे हो उसी का आकार ले रहा है। आयतन इसका निश्चित है। 1 लीटर की बोतल में डाला, सपोज आधा लीटर पानी 1 लीटर की बोतल में डाला, तो वो आधा लीटर का ही जो स्पेस होगा वो कवर करेगा। उसको आप 500 लीटर के टैंक में डाल दो, तब भी वो क्या करेगा? आधा लीटर आयतन ही ग्रहण करेगा। तो आयतन निश्चित है। इसके अलावा बहने का गुण द्रवों में होता है, और कैसे बहते हैं? ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। क्लियर? नॉर्मल कंडीशंस में। और संपीड़ितता बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पर, आप कहते हैं। इसके अलावा दृढ़ता नहीं होती है किसी भी प्रकार की। साथ ही गैस की बात की थी, तो गैस में आकार आयतन दोनों ही क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, चलिए, तो गैस की बात कर रहे थे हम। तो गैसियस जो भी आपके, हैंड्स डाउन कर लीजिए बच्चों, वेरी गुड। तो जो भी आपका गैसीय पदार्थ होगा उसमें आकार आयतन अनिश्चित है। हमने पढ़ा संपीड़ितता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इनको दबाएंगे तो बहुत ज्यादा गैस को भी आप किसी छोटे वेसल में रख सकते हैं कंप्रेस करके। साथ ही बहने का गुण गैस में है, और बहती कैसी है? आपकी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से नीचे ही बहे, या फिर आगे से पीछे को ही बहेगी, या फिर दाएं से बाएं जाएगी। वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे आप हवा को देखते हो, हवा किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। आपको कैसे पता चलता है? आपने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल खोली तो उसका जो स्मेल है वो राइट में भी गया, लेफ्ट में भी गया, कोई मेरे आगे है उधर भी गया, कोई ऊपर खड़ा है व्यक्ति वहां भी गया। तो स्मेल चारों दिशाओं में जा रही है, क्योंकि हवा का जो विसरण हो रहा है वो सभी दिशाओं में हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों में डिफरेंसेस भी देखे थे, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि क्या क्या आपने चैप्टर में पढ़ा है। भौतिक प्रकृति की बात की थी। ये पेन आपको देखने में कैसा लगेगा? इसका रंग होगा, इसका एक आकार होगा, इसमें गंध होगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसकी अवस्था की बात करेंगे। तो ये सब भौतिक गुणों में आता है, भौतिक प्रकृति जिसे कहा जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कणों के। कौन से कण? जो जिन कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बना हुआ। ठीक है, हम कहते हैं कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे आपके पास टेबल है, आप जिस चेयर पे बैठे हो, ये सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। उन कणों के क्या गुण होंगे? तो उनमें 3 मुख्य गुण पाए जाते हैं, जिनमें आप क्या कहते हैं कि कणों के मध्य स्थान होता है बहुत छोटा छोटा। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्टेट पे। जो अवस्था होगी उसके अनुसार उसका अंतरा आणविक स्थान बदल जाएगा। इसके अलावा जो कण होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं, और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 हमने क्या पढ़े थे? आपके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, किसकी? कणों की। ओके, इसके अलावा डिफ्यूजन, विसरण, जब 2 चीजें आपस में मिश्रित हो रही हैं
तो उसको क्या कहा जा रहा है, विसरण कहा जा रहा है। जैसे आपने क्या कहा कि मैम हमने इंक को पानी में डाला तो हमने क्या देखा कि इंक जो है वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल चुकी है, तो ये क्या हो रही है, विसरित हो रही है। ठीक है, दो पदार्थों के कण आपस में अंतः मिश्रित होते हैं, उसको विसरण कहा जाता है। जैसे ही कि स्याही का पानी में फैलना, इसके अलावा सुगंध का, इत्र की गंध का हवा में विस्तृत होना, यह भी विसरण का ही है। उसमें हो क्या रहा है, इत्र के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के कणों के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो मिल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, जो अंतर आणविक स्थान है कणों के मध्य, पानी के जो कण होंगे उनके बीच में स्थान मिलेगा, उस स्थान में कौन चला जाता है, इंक के जो कण होंगे यानी स्याही के जो कण होंगे वो वहां बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, विसरण होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और स्टेट ऑफ मैटर, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, जी बिल्कुल बदल सकता है। हमने कई चीजों को पिघलते हुए देखा है, पिघल करके फिर वाष्प में परिवर्तित होते हुए देखा है। जैसे बर्फ का ही एग्जाम्पल ले लो, बर्फ को आपने पिघलते हुए देखा है, तो जल का बर्फ क्या हो गया, ठोस रूप हो गया। जब वो पानी में बदला तो वो द्रव वाला रूप हो गया, जब वो पानी से फिर भाप बना तो वो गैस वाला रूप हो गया। तो इस प्रकार से पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा था, जिस पर कि तापमान का प्रभाव हमने देखा कि तापमान बढ़ाया तो आपने क्या देखा, तापमान बढ़ा, जब गर्मी होती है तो बर्फ पिघल जाती है, और गर्मी होगी तो वो पानी भाप में बन जाएगा। इसी प्रकार से जब ठंडा होता है तो भाप आपका पानी में बदलता है, पानी और ठंडा होगा तो बर्फ में बदल जाएगा। तो ठंडा होने का मतलब तापमान कम कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब तापमान बढ़ा रहे हैं। क्लियर। इसी प्रकार दाब का भी प्रभाव हम देखते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, कोई भी जो ठोस होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलना शुरू करता है, और जब वो पिघलना शुरू करता है तो उसका तापमान स्थिर हो जाता है। तो वहां पर जो उसका तापमान होगा, यानी कि जब भी कोई ठोस अपनी अवस्था परिवर्तित करता है और द्रव में परिवर्तित होता है, उस दौरान जो उसका तापमान होता है उसी को उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी गलनांक, गलन का अंक, गल रहा है जिस पर, और गलेगा कौन, ठोस गलेगा। ठीक है, और किसमें गल करके क्या बनेगा, बर्फ गलती है यानी पिघलती है तो क्या बनता है, पानी, तो पानी द्रव हो गया। तो ठोस पिघल करके जब द्रव में परिवर्तित होगा, उस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्यूजन की बात की थी, यानी संलयन, दो हल्के परमाणु आपस में टकराएंगे और एक भारी परमाणु बनाएंगे। टकराने से क्या मतलब है, यानी जुड़ रहे हैं, समझ गए, दो हल्के परमाणु टकराए और टकरा करके एक भारी परमाणु बना रहे हैं, और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, इसको आपका फ्यूजन यानी कि संलयन कहा जाता है। क्लियर है। जैसे कि आपने कहा दो हाइड्रोजन के परमाणु टकराए, उन्होंने हीलियम का परमाणु बना दिया। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइल, उबलता है जब, तो उबलता कौन है, पानी उबलता है, यानी द्रव उबलता है कोई, और किसमें परिवर्तित होगा, धीरे धीरे उससे भाप बनने लगती है, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तन। तो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जब आपका पदार्थ जाएगा, उस दौरान क्या होता है, आपका वहां पर भी तापमान स्थिर रहता है, और उसी को, उस तापमान को गलनांक के बाद हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं, क्वथनांक की, क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, तो गलनांक हो गया गलन का अंक, जहां पर आपका ठोस द्रव में बदल रहा है, और क्वथनांक हो गया जहां पर द्रव आपका गैस में बदल रहा है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, जिसको क्वथनांक आपका कहा जाता है। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा भी आप कहते हैं। तो आपने क्या कहा, जब बर्फ को हमने तापमान दिया धीरे धीरे तो क्या होता है, बर्फ का तापमान बढ़ने लगता है। क्लियर। -8 था, फिर 7 हुआ, 6 हुआ, 5 4 3 2 1, ऐसे माइनस में हुआ तो तापमान बढ़ रहा है। जीरो पर आते आते आप क्या देखते हैं कि पहले तो आप जितनी ऊष्मा दे रहे थे, सपोज आपने गैस में रखा हो, तो जितनी ऊष्मा दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी, आपका तापमान बढ़ाने में जा रही थी। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया और तापमान आपका रुक जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है तापमान, आप हीट दिए जा रहे हैं, आपने गैस बंद नहीं की है, हीट दिए जा रहे हैं। तो अभी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो जितनी ऊष्मा आप दे रहे हो वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है, इसलिए तापमान क्या है, स्थिर है। और यहीं पर जब आप क्या कहते हो, कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसके स्थिर मेल्टिंग पॉइंट पर यानी कि गलनांक पर जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, 1 किलोग्राम आपने बर्फ लिया है, उस बर्फ को क्या करना है, पानी में परिवर्तित करना है। तो पानी में कैसे परिवर्तित करोगे, ऊष्मा देंगे ना उसे, यानी गर्मी देंगे, और गर्मी के लिए आपको कोई माध्यम चुनना होगा। तो जितनी ऊष्मा चाहिए होगी उस 1 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा है, या फिर आपकी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। सेम वेपराइजेशन में, अब वेपराइजेशन में क्या करना है, पानी का भाप बनना है,
तो 1 किलो पानी ले लोगे, उसको भाप बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना आप हीट दोगे, जितना आपने क्या किया है, ऊष्मा की मात्रा वहां पर ली है, वही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित होता है, ऐसे चलता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर हम ठोस को गर्म करें और वो द्रव में ना परिवर्तित हो और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, इसी को आपका ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। माना कि हमने बर्फ को गर्म किया और बर्फ गर्म करने पर पानी बनना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं बन रहा है, सीधे क्या बन रहा है, भाप बन रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, पर कई पदार्थों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि आपने कपूर को देखा है, कपूर को आप लोग रखते हैं कपड़े के ऊपर, तो कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, बाहर तापमान, वहां तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर वो गायब हो जाता है, तो गायब क्या हुआ, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया और वहां कोई द्रव भी नहीं था। यानी ऐसा नहीं होता कि कपड़े गीले हो गए हों, यानी कि वहां कोई लिक्विड बचा हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीधे ठोस से आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। यही आपका क्या है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। दाब का हमने प्रभाव देखा कि दाब बढ़ने से, यानी पानी आपका भाप बन रहा है, उसके ऊपर आप ढक्कन रख लेते हैं, तो ढक्कन में आपको क्या दिखती है, पानी की बूंदें, तो वो जो भाप थी यानी गैसीय अवस्था में जो पानी था आपका, वो अचानक से वापस द्रव अवस्था में आ गया। और ये कब आया, जब आपने उसमें दाब बढ़ाया। तो दाब बढ़ाने से कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में आता है। वैसे आप दाब को घटाएंगे यानी कम करेंगे तो ठोस से द्रव, द्रव से आपका गैस में पदार्थ जाता है। क्लियर? इसके बाद हमने बात की थी इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या है, तो पानी का जब तापमान बढ़ेगा तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है और ये इसी प्रक्रिया को आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे वाष्पीकरण क्या है, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े हमारे सूख जाते हैं, तो कपड़ों का सूखना क्या है, वाष्पीकरण है। कपड़ों में होता क्या है, कपड़ों के जो छिद्र होते हैं वहां पर पानी चला जाता है, तो पानी द्रव अवस्था है। जब उस पर धूप पड़ेगी या तापमान बढ़ेगा तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो पानी वहां से हट गया तो कपड़े सूख गए। समझ रहे हैं? तो कपड़े कैसे कैसे सूखते हैं, तापमान बढ़ने पर कपड़े सूखते हैं, हाँ जी सूखते हैं बिल्कुल। जब हम गर्मियों में देखते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पीकरण क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, आपने कहा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, यानी वाष्पीकरण जो है तेजी से हो रहा है, यानी तापमान बढ़ने से आपका वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज हो जाती है। वहीं पर आप क्या कहते हैं, सतही क्षेत्रफल। आपने क्या किया, हमने मैम एक शर्ट को पूरा फैला के रख दिया, एक को फोल्ड करके रखा, ठीक है, तो जो फैला के रखी थी वो जल्दी सूख गई, जिसको फोल्ड करके रखा वो देर से सूखी। तो यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है, यानी आपके कपड़े जल्दी सूख रहे हैं जिनको आप फैला के डाल रहे हो। वहीं पर जिनको आपने फोल्ड करके रख दिया वो देर से सूखे, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण देर से हुआ। ठीक है, तो सतही क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता, सर्दियों में एनवायरमेंट में आर्द्रता ज्यादा होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं, वही गर्मियों में शुष्क होता है हमारे आसपास का एनवायरमेंट, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो यानी आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण धीरे होगा। ठीक है, वहीं पर हवा की गति, जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण तेजी से होता है वहां पर। ठीक है, तो हवा की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण तेजी से होता है। इससे हमें शीतलता का अनुभव भी होता है, जिस प्रकार से हमें बॉडी स्वेट करती है अगर, तो बॉडी स्किन पर हमारे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, उसको क्या होना है, इवेपोरेट होना है, वाष्पीकृत होना है स्किन से, तो वो क्या करेगा, ऊष्मा चाहिए उसको। जैसे अपने पानी को भाप बनाना है तो आपने कहा हमने गैस पे रखा, तब वो भाप में परिवर्तित हुआ। लेकिन स्किन में तो ऐसा कोई एक्सटर्नल मीडियम आप लगा नहीं रहे हो कि उसको ऊष्मा मिलेगी, तो वो पानी की बूंद क्या करेगी, हमारे शरीर के अंदर से ऊष्मा लेगी, तो शरीर की गर्मी बाहर आ गई तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शीतलता का अनुभव होता है। और मटके में पानी रखा है वो भी वाष्पीकरण की घटना पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, आप कहते हैं कि मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से पानी बाहर आता है रिस करके, सरफेस पे आ गया, अब उसको वाष्पीकृत होना है। वो वाष्पीकृत होने के लिए क्या लेगा, ऊष्मा। ऊष्मा कहां से लेगा, अंदर जो पानी है उससे वो ऊष्मा को बाहर लेगा और फिर वाष्पीकृत होगा। तो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर चली गई पानी से, तो यानी पानी अब कैसा हो गया, आपका ठंडा हो गया। क्लियर? इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्किन का भी देख लिया कि स्वेट ग्लैंड यहाँ से स्वेट रिलीज करती है, यानी पसीना बाहर आता है, रोम छिद्र होते हैं ना हमारी स्किन में, रोम छिद्रों से पसीना बाहर आता है, स्किन पे आ गया आपका पूरा स्वेट। अब इसको वाष्पीकृत होना है तो ये ऊष्मा कहाँ से लेगा, स्किन के अंदर से लेगा, यानी बॉडी से लेगा। ठीक है, बॉडी का तापमान क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी कि हमें कैसा फील हो रहा है,
ठंडा फील हो रहा है। क्लियर। और तीसरा है जैसे कि आपके सूती वस्त्र होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हमें ठंडक प्रदान करते हैं, वो पसीने को सोख लेते हैं और फिर उस पसीने को क्या होना है, वाष्पीकृत होना है, तो फिर बॉडी के अंदर से ही ऊष्मा आती है, इससे हमें ठंडा फील होता है। क्लियर। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। यहाँ तक सभी को पूरा समझ में आया? बताओ। ये पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं, एलएमएस पे आपकी सारी क्लासेस हैं, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अब मैंने कहा था आज के सेशन में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। चलिए, कौन बताएगा, कोई आंसर करेगा? इनमें से कौन सी चीज जो है वो पदार्थ की श्रेणी में आएंगी, या कौन कौन सी चीजें इनमें से पदार्थ की श्रेणी में आएंगी? बताइए, आंसर करेगा कोई? आंसर करेंगे तो हैंड रेस करेंगे जल्दी से। रॉन, रमोली, बच्चों आंसर करेंगे कोई? इनमें से कौन कौन सा आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएगा? चेयर यानी कि कुर्सी, हवा हो गया आपका, लव यानी कि प्रेम, स्मेल यानी कि गंध होती है जो, हेट यानी कि घृणा आपको किसी से है, आलमंड्स बादाम, थॉट आपके विचार जो है, कोल्ड यानी कि ठंडा, कोल्ड ड्रिंक यानी कि जो शीतल पेय होता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम परफ्यूम की जो गंध है। तो इन सभी में से आपका कौन कौन सा पदार्थ की श्रेणी में आएगा? आपने क्या बोला मैम? पदार्थ की श्रेणी में वो आएगा जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान है, यानी जिसको आप वेइंग मशीन में रखेंगे तो कुछ ना कुछ वो उसका वेट आएगा। ठीक है, द्रव्यमान है उसमें। जैसे मैं ये पेन की बात करूं तो इसमें द्रव्यमान है ना, आप इसको अगर वेइंग मशीन में रखते हो तो कुछ तो आएगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो कुछ ना कुछ इसका वेट आएगा। ठीक है, तो यानी उसमें द्रव्यमान होगा और वो आयतन भी यानी स्थान भी घेरेगा। ठीक है, तो मैं इसको कहीं पर रख दूं तो ये पूरे यूनिवर्स का कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर कर ही रहा है। अगर मैं यूनिवर्स को लेके मैं, चलो बॉक्स ले लो, अपने अपने बॉक्स में इसको रखोगे तो ये बॉक्स का कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें भी आयतन है। ठीक है, तो ये आपका पदार्थ की श्रेणी में आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इनमें से पदार्थ की श्रेणी में आएंगी? बताइए, कोई आंसर करेगा बच्चों? हैंड रेज करेंगे अगर आंसर करना है किसी को। एक दो चीजें भी बता सकते हैं जो जो इनमें से पदार्थ की श्रेणी में आएगा। चलिए, मैं एक एक करके पूछती हूँ, आप हैंड रेज करके बताएंगे। क्या चेयर यानी कि कुर्सी आपका पदार्थ की श्रेणी में आता है? यदि आता है तो आप हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, पदार्थ की श्रेणी में कुर्सी आती है? बताइए, कुर्सी में द्रव्यमान और आयतन है? हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे अगर पदार्थ की श्रेणी में ये आता है। अगर आपका आंसर हाँ है तो बताओ। तो चेयर आपकी जो है कुर्सी, वो उसको आप वेइंग मशीन में रखेंगे, उसका वेट आएगा कुछ ना कुछ, तो द्रव्यमान उसमें है। वो आपके पूरे क्लासरूम का कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रही है, तो उसमें आयतन भी है, तो वो आपका पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ठीक है, एयर की बात करते हैं आप, हवा को जब आप क्या करेंगे, हवा को आप ब्लो करते हो। ठीक है, जैसे आपने गुब्बारे में हवा भरते हैं तो आपने गुब्बारे को फूलते हुए देखा, यानी हवा क्या कर रही है, स्थान ग्रहण कर रही है, तो यानी कि वो भी पदार्थ की श्रेणी में आया है। प्रेम की बात करते हैं, लव, तो क्या वो दिखता है आपको, या दिख तो नहीं रहा है, लेकिन क्या उसको आप मेजर कर सकते हो आयतन के हिसाब से और मास के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग? तो नहीं कर सकते। सेम स्मेल का भी है, हेट का भी है, ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इनका आयतन और द्रव्यमान हमें नहीं पता है। आलमंड्स बादाम की बात करते हैं तो उसमें आपका द्रव्यमान आयतन है। थॉट्स विचारों की बात करेंगे तो उनमें द्रव्यमान आयतन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं। तो आपने कहा चेयर आती है, हवा आता है, आलमंड्स हो गया, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सभी आपकी किस में आएंगी, पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? अगर आपको आंसर समझ आ गया है तो आपको हाथ खड़ा करना है। ठीक है, GHS रॉन रमोली, आ गया समझ बच्चे इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न समझ में आया? वेरी गुड। तो प्रश्न क्या था, जो भी आपको चीजें दे दी जाएंगी, वेरी गुड, जो भी चीजें आपको दे दी जाएंगी उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा पदार्थ होगा। मैंने क्या बोला, जिसमें द्रव्यमान होगा और जिसमें आयतन है वो सभी आपका पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपका किसमें आ रही है, पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी हो गया, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत,
नींबू पानी या जिसको आप कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हो, स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की गंध। तो कुर्सी हो गया, वायु हो गया, बादाम हो गया, नींबू का पानी हो गया यानी कि शीतल पेय जिसे आप कहते हैं, ये सभी आपके पदार्थ के उदाहरण हैं क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरते हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी से आंसर नोट करेंगे। प्रश्न का उत्तर नोट करिए। जब हम ऐसे बैठे रहते हैं ना तो नोट नहीं होता बच्चों, ठीक है? नोट करने के लिए हमें हाथ खोलने पड़ते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ठीक है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। आपने कहा कि जो गरम खाने की सुगंध होती है ना, गंध, जब गरम गरम खाना बन रहा होता है तो आप दूर से उसकी स्मेल लेते हो, ठीक है? आप बोलते हो आज तो ये वाली डिश बनी है, लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता किचन में क्या बना है। आप किचन में भी खड़े हो तब भी आपको स्मेल नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि जब हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर के वो बना होता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा यानी गति की जो ऊर्जा है, ठीक है? यानी कि उनमें मोशन यानी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। अब खाने की जो गंध थी उसमें क्या हो गया, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है? तो कण गति करने लगे, वो दूर तक ट्रेवल करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। वही खाने की स्मेल की जब तापमान कम रहेगा तो गतिज ऊर्जा कम रहेगी, तो वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि खाने की गंध की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? विसरण। विसरण मैंने पढ़ाया, जैसे आप पानी में इंक का फैलना बोल रहे हैं, वैसे आप क्या कह रहे हैं, हवा में जो है वो खाने की जो सुगंध है वो फैल रही है। और जब तापमान बढ़ता है विसरण की दर बढ़ जाती है, यानी कि जो वो सुगंध के कण थे, ये खाने की जो गंध है उसके जो कण थे वो दूर दूर तक चले जाएंगे हवा के माध्यम से। समझ रहे हैं? तो तापमान क्योंकि ज्यादा है गर्म खाने में, तो वहां पर जो विसरण की दर है वो बढ़ गई है और जो स्मेल है, सुगंध है, उसके कण है वो हवा के माध्यम से दूर तक जा रहे हैं क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है गर्मी के कारण, ठीक है? वहीं ठंडे खाने में गतिज ऊर्जा कम है, इस वजह से वो खाने का जो क्या है आपका सुगंध है वो दूर तक नहीं जा रही है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवेरल, लिखेंगे सेवेरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गर्म खाने के कणों में क्या है, ज्यादा गतिज ऊर्जा है, इस वजह से। हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए जो विसरण की दर है इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड, वो किससे ज्यादा है, ठंडे खाने के कणों से ज्यादा है। तो नोट करिए जल्दी से इसका आंसर। क्या कहा गया? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, ठीक है? और जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो आज घर जाएंगे, घर में गर्म खाना रखा होगा तो उसकी स्मेल दूर से लेंगे और क्या याद करेंगे, विसरण को याद करेंगे कि क्यों हमें गर्म खाने की महक जो है या सुगंध जो है वो दूर तक मिल रही है, वो विसरण के कारण मिल रही है। वही खाना थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा चेक करेंगे कि विसरण की दर जो है वो कम हो गई है क्योंकि खाना अब कैसा हो गया है, ठंडा हो गया है। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? पानी में छलांग लगाते हैं ना, पानी का कोई स्विमिंग पूल है सपोज, ठीक है? तो जो स्विमिंग करते हैं डाइवर्स बोलते हैं उन्हें, गोताखोर। वो जब पानी में एक छलांग मारते हैं तो वो पानी में कैसे अंदर तक जा रहे हैं, इसमें, क्योंकि पानी आपने बोला पदार्थ है, अगर टेबल में कूद मारोगे तो टेबल के अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है ना? लेकिन हम पानी के अंदर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो टेबल क्या है, वो ठोस अवस्था है, वहां पर कण बहुत पास पास है, स्थान बहुत कम है, इसलिए हम उसको पार नहीं कर पा रहे। लेकिन पानी में वही स्थान क्या हो रहा है, थोड़ा दूर दूर हो जा रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है, कण थोड़ा दूर दूर है, इसीलिए जगह मिल रही है हमें जाने में।
सेम उससे ज्यादा किसमें होता है? हवा में। हवा में हम आसपास ऐसे आर पार हाथ आराम से हिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ हवा भी पदार्थ की है ना, टेबल की तरह, लेकिन हवा के जो कण हैं वो दूर दूर है और हमें जगह मिल रही है आराम से अपना हाथ आर पार करने में। गोताखोर भी पानी में किस प्रकार डाइव लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पर क्या है, पानी के जो कण है वो दूर दूर है और आकर्षण का बल वहां पर कमजोर है, इस कारण से। ठीक है, चलिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? A diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have intermolecular space and has less force of attraction. ठीक है, क्या कहा गया? स्विमिंग पूल में जो गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला क्या है? पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, और दूसरा है आपका क्या? पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है या दुर्बल होता है। ठीक है, दुर्बल भी लिख सकते हो आप इसको, यानी आकर्षण का बल कमजोर हो गया है तो आप इजीली पानी में डाइव कर पा रहे हो। ओके, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? पदार्थ के जो छोटे छोटे कण है ना, उनके क्या क्या गुण है? तो मैंने आपको 3 मुख्य गुण बताए थे, उनके क्या क्या होते हैं 3 मुख्य गुण? कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। इसके अलावा वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, particles of matter are very small in size. ओके, ये 4th हो गया। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आने वाले सेशन में हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जो आपके अलग अलग टॉपिक से बनेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो इसी प्रकार से उत्तर लिखेंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।